स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? यस मैम। हाँ, चलिए आज ओके ओके, आज हम कुछ अनोखे व्यक्तित्व को लेकर आपके सम्मुख उभर कर आने वाले हैं और जिसका नाम है रजिया। अब देखिएगा कि रजिया जो है यह रजिया एक रेखा चित्र के रूप में हमारे सामने है और उसे लिखा हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 के बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि उस जमाने के लोग जिस नगर में रहा करते थे उस नगर का नाम अपने नामों के साथ लगा देते थे। जैसे राजा भोज के नाम पर नगर का नाम हो गया भोजपुरी और उस वहां की बोली का नामकरण हो गया भोजपुरी बोली। तो इस प्रकार से तो हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुर गांव में रहा करते थे और अनायासी तौर पर उनका नामकरण बेनीपुरी के आधार पर प्राप्त होता है। 1920 में मैट्रिक पास करने के पूर्व ही महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। देखिएगा कि किस प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने व्यक्तित्व को निहारने का प्रयास किया हुआ है कि मैट्रिक पास करने के पूर्व ही महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। 1930 से 1942 तक इन्हें 12 बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। श्री रामचरितमानस के नियमित पठन पाठन से साहित्य और कविता के क्षेत्र में इनकी रुचि जागृत हुई। स्कूल काल से ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और इनकी पहली रचना प्रसिद्ध है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है पूजा? अब देखिएगा, नहीं आ रही है आवाज? आ रही है मैम। हाँ ठीक, आपका कोई आ रही है मैम। ओके ओके। तो स्कूल काल से ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और इनकी पहली रचना जो है वह पहली रचना के रूप में प्रताप में उनकी रचना छपी। कविता से शीघ्र ही गद्य के क्षेत्र में आ गए। अब देखिएगा कि जैसे उनका जो एरिया था लिखने का, जो रिसर्च एरिया था उनका, वो कविता पर ज्यादा तौर पर लिखते थे। लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है बेटा हमारी। आ रही मेरे में आवाज। हाँ, मैम आ रही है आवाज। आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा, यहाँ से हमारा फुल नेट है। दीक्षा, दिव्या, आप लोग बात करते रहिएगा, हमारी आवाज तो आ रही है पूरा 100%? हाँ मैम आ रही है। हाँ पूरा 100% है, हमारी वॉल्यूम को बढ़ा दिया है बहुत। हाँ, तो इनकी जो रचना है वो प्रताप में छपी और कविता से ये शीघ्र ही गद्य के क्षेत्र में आ गए और पत्रकारिता के जरिए उन्होंने राष्ट्र सेवा भी की। तो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जिनमें प्रमुख तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय, नई धारा, चुन्नू मुन्नू, इस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य इन्होंने किया रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की गिनती हिंदी के समर्थ निबंधकार, संस्मरण तथा रेखाचित्र लेखक के रूप में उभर कर आती है। लगभग 100 ग्रंथ का प्रणयन इन्होंने किया, जैसे कि शब्द चित्र है, कहानी, उपन्यास, नाटक, बाल साहित्य। आपके सामने स्क्रीन दिखाई जा रही है, जैसे पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें। इस पर साहित्य अकादमी की ओर से अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद प्राप्त हुआ है। नाटक के अम्पाली, नेत्रदान, सीता की माँ, संगमित्रा, अमर ज्योति आदि। बाल साहित्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अमर कथाएं हैं, जैसे कि उनकी अमर कथाएं बिलाई मौसी, बेटे हो तो ऐसे, हीरामन तोता, बच्चों के बापू, सियार, पांडे, इस प्रकार। अब देखिएगा कि उन्होंने अपने बचपन में जो रजिया के को देखा, तो वास्तविक तौर पर एक ऐसी स्त्री का वर्णन रजिया के द्वारा किया जाता है कि जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने रजिया को उस समय में जो देखा था, क्या आज भी हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के उस रेखा चित्र को पढ़ते हैं तो क्या ऐसी की ऐसी नायिका हमारे सामने आ जाती है? निश्चित ही तौर पर आएगी दोस्तों। तो देखिएगा कि उनका रहने का तरीका क्या था, किस प्रकार से वो रह रही थी, क्या क्या वो पहनी थी, तो रजिया प्रस्तुत है।
स्लाइड दिखाई दे रही है आपके सामने? क्लियर तो हो रहा है आपको? पूजा, यस प्राची, दीक्षा, रीना? यस मैम। ओके। यस तो देखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या बताया। अब देखिए, कानों में चांदी की बालियां। अब कानों में क्या डाले हैं? चांदी की बालियां। गले में चांदी का हैकल, हैकल होता है मतलब बहुत ऐसा मोटा सा होता है ना, हैकल जिसे कहा जाता है। और हाथों में चांदी के कंगन, वो बड़े बड़े से कंगन पहनते हैं हाथों में। पता होगा आपको कि एक अलग टाइप के लोग है ना, तो उन्होंने इस प्रकार से पहना हुआ है। पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाह की बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी की चोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में पहुंचा। अब देखिएगा कि मैं की बात की जाएगी, आप निश्चिंत होकर मैं की जगह पर निश्चित ही, मैं नहीं हूं, मैं का मतलब रूपाली चौधरी वहां पर नहीं है। कौन होगा उनकी जगह, मैं की जगह पर? मैं से तात्पर्य कौन है? मैं से तात्पर्य कौन है? मैं से तात्पर्य कौन है? इतना सिंपल सा सवाल हमने किया है दोस्तों। राम वृक्ष बेनीपुरी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कि जब हम अपने बचपन में चले जाते हैं, तो बचपन में चले जाने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऐसी छोटी सी लड़की उनके सामने आ जाती है, बचपन की स्मृतियों को तरोताजा करती है। और उसके कानों में चांदी की बालियां हैं, गले में चांदी का हैकल है, हाथों में चांदी का कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाएं, भर बाह की बुट्टीदार कमीज पहने, काली साड़ी के चोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। चले, अब हम लोग बचपन की उन बातों को चलते हैं, देखते हैं। और हम लोग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि बचपन में हम लोग चले जाएंगे और उस गांव में जाएंगे। चलना है ना? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ। तो यह मेरे बचपन की बात है। क्या कहते हो राम वृक्ष बेनीपुरी जी? देखिएगा कितने प्यार से समझाते हैं। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। क्या कह रहे हैं देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन दिखाई दिया जा रहा है और स्क्रीन में वो वाक्य भी है कि मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। ये वाक्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज ये वाक्य मुझे समझा दीजिएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। इतना ही वाक्य मुझे समझा दीजिए। मैम जैसे गाय के बछड़े को बांधते हैं, वो अगर रस्सी तुड़ा के भाग जाता है। कहाँ बांधते हैं उसे? जैसे क्या मैम वो वहां पे बांधते हैं ना। हाँ, देखिए आप वाक्य को नहीं समझ रहे हो बेटा। हमारा वाक्य क्या है कि देखिए ये वीरेंद्र सपकारे करके फिर से नए व्यक्ति जुड़ गए हैं। आपको फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, आप आपके नामों के साथ जुड़िएगा तो हमें समझने और समझाने में आसानी रहेगी। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागी हुई बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। वाक्य कितना क्लीन एंड क्लियर है। क्या बताने का प्रयास है यहाँ पर कि कसाई खाना पता है क्या? पहले तो आपका वाक्य चलता है कसाई खाने से। कसाई खाना वास्तविक तौर पर वो होता है जिसमें गायों को मार दिया जाता है, जिसमें गाय की निर्ममता से, निर्दयता से हत्या कर दी जाती है। दैट्स कॉल्ड कसाई खाना, है ना। और मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था। मतलब जिस प्रकार से अपनी जान लेकर भागता है ना वो छोटा सा बछड़ा, क्योंकि उसे पता है कि उसके आंखों के सामने न जाने कितने बछड़ों की हत्या कर चुके हैं। तो ऐसे कसाई खाने से, जैसा वो कसाई खाना होता है वैसे ही स्कूल को उन्होंने कसाई खाना कहा हुआ है।
तो जैसे मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी के छठ में पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था। यहां तक क्लियर हुआ? क्या किया? मैम ठेकुए। हम बताते आपको। देखिएगा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी बिहार में बिहार के रहने वाले हैं ना, तो बिहार के जो लोग हैं वो छठी पूजा को मानते हैं और छठ की पूजन में जो ठेकुआ मतलब एक प्रकार का एक ऐसा व्यंजन है, एक प्रकार का भोजन है ना। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पर यदि कुछ बनाना है, खाना बनाना है, तो जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली बहुत फेमस है ना, वैसे ही बिहार की यदि बात करते हैं तो बिहार में ठेकुए बहुत फेमस है, एक भोजन है, एक मतलब ऐसी मीठी रोटी जिसे हम खस्ता कहते हैं ना, खस्ता खस्ता जिसे कहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ठेकुआ। तो ठेकुओं को लेकर मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ ताकि हम आपके सामने रखते हो वाक्य, ताकि आप लोग उसे समझें। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी स्कूल से आया था। और हम भी क्या करते, कॉलेज से आते हैं और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता, अपना जो बैग होता है वो पटक देते हैं। पटक कर मौसी से, मतलब हमारे जो घर की मौसी है, उस मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाहते। मतलब ढेकी होती है ना, एक बड़ा सा ऊंचा सा मचान जिसे हम लोग कहते हैं, और उस पर हमने झूला बना लिया और झूला झूलते झूलते हम लोग क्या कर रहे हैं, कुतर कुतर कर उसे, उस ठेकुए को अर्थात उस खस्ते को खा रहे हैं। और फिर अब यहां तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो मैम। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा हो तो। मैम जी मैम। तो उधर से आवाज आई, तुरंत उधर से आवाज आ गई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा कि यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। अब देखिए, बचपन की बात चल रही है और बचपन में बचपना होता है। आज भी हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो शरारत करते हैं, घर पर बैठते हैं तो मस्ती किया करते हैं। और देखिएगा कि जब बचपन में हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी बिल्कुल छोटी अवस्था में थे और उनके ही साथ में रहने वाली, उनकी ही एक दोस्त के रूप में आने वाली वह लड़की, एक अजीब रूप रंग की लड़की उसके साथ आ जाती है और उसी आवाज के साथ वो उसकी जो चाची है, उसकी जो मासी है, वो कहती है कि देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा कि यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। देखिएगा कि किस प्रकार से इस रेखा चित्र के जरिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी हमें उस जमाने की जातिगत भेदभाव की ओर नजर डालना पसंद करते हैं। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदू की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेटे में अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई ओघड़ ले जा रहा था। गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। देखिएगा कि जब बचपन की बातों को याद करते हैं तो बचपन में हम लोग भी अपना बचपना करते रहते हैं, और खास तौर पर मेला, तो मेले में भी तो कई प्रकार के लोग रहते हैं। मतलब देखिएगा कि कई प्रकार के लोगों की यदि बात करें तो मतलब ऐसे भी लोग उस मेले में रहते हैं दोस्तों, कि जिन लोगों के माध्यम से छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है या उठाकर उनको बेच दिया जाता है ना। कई प्रकार की व्यक्ति होते हैं मेले में। तो ऐसा ही कुछ रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ भी हुआ कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी मेले में जब खो गए, और एक बचपन में जब वो खो गए थे तो एक कोई गांव की लड़की की नजर उन पर पड़ी और फिर उनको घर पर लेकर आए और फिर जाके उनका उद्धार हुआ। और मैं तो माँ बाप का इकलौता था, माँ चल बसी थी, और इसीलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती है। अब देखिएगा कि माँ से ज्यादा मौसी प्यार करती है ना। आपको भी आपकी मम्मी से ज्यादा मौसी ही अच्छी लगती होगी।
ऐसा होता है, क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गॉड गिफ्ट ही होता है या शायद कुछ और, आई डोंट नो, बट है, रियलिटी है कि मम्मी से ज्यादा अपनी मौसी जो होती है उससे ज्यादा प्यार झलकता है। और जब अपनी माता ही नहीं रहती है तो माँ की इकलौती औलाद अपनी ही बहन का खून उसे बचाने के लिए तत्पर रखती है, और वो हमेशा उसे आंखों में जुगो कर रखती है। मेरे गांव में भी लड़कियों की कोई कमी न थी, किंतु न उनकी वेशभूषा न यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, भर बाह की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। देखिएगा कि कई प्रकार की औरतें होती है, मतलब कई प्रकार की औरतों के बीच में यदि हम लोग तादाद में स्थापित करें तो कई लोगों को फुल आस्तीन पहनना, बरबाह की कमीज पहनना अच्छा लगता है। कई लोगों को स्लीवलेस जो होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल, वो पहनना पसंद होता। तो जैसे जैसे उसकी पसंद होती है उस पसंद के अनुरूप तो उनकी यह जो वेशभूषा है, मतलब मेरे गांव में रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में लड़कियों की कोई कमी न थी, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, मतलब लड़कियों की यदि हम लोग वेशभूषा देखें तो लड़कियों की वेशभूषा में तो इस प्रकार की भरबाह की कमीज पहने हुए लड़कियां नहीं मिलती, लेकिन एक अलग ही रंग की, एक अलग ढंग की, अलग कपड़े पहनकर तो आने वाली जो लड़की है तो देखिएगा तो उनकी वेशभूषा, नया रूप, नया रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कह डालती और भर बाह की कमीज भी उन्हें कभी पहने नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले, किंतु इसकी आंखों में जो अजीब किस्म का नीलापन दिखता है वो कहा। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एक तक घूरने लगा। देखिएगा कि एक अट्रैक्शन होता है मेल और फीमेल का, यहाँ पर उसी मेल फीमेल के अट्रैक्शन को दिखाने का प्रयास, या हम यूं नहीं कहते दोस्तों कि केवल अट्रैक्शन होता है मेल फीमेल के बीच में। कई बार हम लोगों को नारी को भी नारी पसंद आती है, लड़कियों को भी लड़कियां पसंद आती है, मतलब आप उस एंगल से मत लीजिएगा, जैसे अलग अलग एंगल से हम लोग देखते हैं तो उस एंगल से बिल्कुल नहीं बताना चाहते, बल्कि एक सात्विक दृष्टिकोण है हमारा ये बताने के पीछे कि हमें अच्छा लगता है लड़कियों को भी लड़कियों की नजर से देखना, प्यार से देखना। और बस यही है कि बचपन में रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी उस बच्ची की तरफ एक तक देखते थे, घूरते थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता था, उसकी भरबाह की कमीज, उसकी कानों की बालियां कुछ अपना अलग महत्व रखती थी। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, यह बोली थी रजिया की माँ, यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चिड़ियों की खांचियां लेकर आते देखता आया था। देखिएगा कि अब हम लोग जाएंगे चूड़िया लेने के लिए। चूड़िया पसंद होती है ना, खासतौर पर हम सभी लोगों को चूड़िया पसंद होती होगी ही। आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन चूड़िया, हर चीज का एक मूल्य होता है दोस्तों। मतलब गले में डाले हुए मंगलसूत्र का, अपने लगाए गए कपाल पर, अपने बाल पर लगाए गए उस सिंदूर का, है ना, हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार अपने पहने हुए चूड़ियों का, पायल का, बचने वाली, इसका हर एक का एक मूल्य होता है। अब नहीं समझोगे आप, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब आप हर एक चीज का मूल्य अपने आप समझोगे, या आपके माता से समझेगा कि क्या क्या मूल्य होता है, मंगलसूत्र का क्या मूल्य होता है, बिछुए का क्या मूल्य होता है। आपकी मम्मा आपको बहुत अच्छे से समझा देगी। हम यदि समझाने बैठे तो हमें शाम हो जाएगी और हमारा रजिया कंप्लीट नहीं होगा, हम रजिया को कंप्लीट करेंगे। तो गांव में चूड़ियों की खचियां लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहु बेटियां उसे घेरे हुई थी। देखिए ना, अब हम लोग चलेंगे उस गांव में, हम लोग चलेंगे उस औरत के पास जो चूड़ियां बेच रही है। कल्पना कीजिए और पहुंच जाइएगा वहां पर। चले गए सब लोग? ओके। मुंह से भाव हाव करती, हाथ से खरीदारों ने कोई हाथ में चूड़ियां चढ़ाती, सौदे पटाए जा रहे थे। अब तक उसे अकेली आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची होता, पर यह बच्ची तो आज पहली बार आई थी। न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया।
शायद वो यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी वो टिटके। अब देखिएगा कि जब वो चूड़िया बेचने वाली जोर से चीखती है, क्या चीखी वो, उसने ये कहा, देखिए आगे वाला वाक्य, ये जो हमने यहाँ पर बताया कि उधर से आवाज आई, बबुआ का खाना मत छू देना। अब बस ये इसी आवाज के साथ वो चीख उठी और वो ठिठके, मतलब वो ठिठक गए, उसी जगह पर सहमिक गए और उसके पैर तो वहीं पर बन गए। किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिएगा किस प्रकार से जातिगत भेदभाव को वहां पर दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ में जो दोस्ती होती है, जो अट्रैक्शन होता है, जो हम कहें कि मानवीयता का दृष्टिकोण होता है, वो दोनों में किस प्रकार से पनप रहा है। मेरी मौसी झट उठे, घर में गए और 2 ठिकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिया। अब देखिएगा, एक माँ ही तो जानती है दूसरे के हृदय को, एक नारी ही जानती है दूसरे के भाव भावनाओं को। उसकी मौसी को लगा कि इसकी बेटी भी भूखी होगी, और जब भूखी बच्ची वहां पर बैठी हुई है और उसके पास जाने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर वह ठेकुए लेकर आती है और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख देती है, लेकिन वो लेती नहीं। किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में तो रख लिया, लेकिन अपने मुंह से नहीं लगाया। देखिएगा कि जब बच्चों को जैसे संस्कार डाले जाते हैं ना, वैसे ही संस्कार बाहर आते हैं। यदि हमारे घर में एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते और आगे बढ़ते हैं, किसी के घर में यदि मेहमान आते हैं और छोटे बच्चों को बताया जाता है, हिदायतें दी जाती है ना, उसे समझाया जाता है, देखना कोई आए तो पैसे दे, तो पैसे बिल्कुल मत लेना। अरे यार, मतलब जब ऑफिस से कोई बंदा आता है अपने घर पर, तो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि वो नारी बताती है अपने पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते, यार तुमने उनको क्यों बुलाया, वो तो बिल्कुल घोड़े के जैसे खाना खाते हैं। फिर वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तुरंत वो जो छोटा बच्चा था, तुरंत वो छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा को देखने लगा घूर घूर के कि ऐसा खाना खा रहा। तो सभी लोग उस बच्चे की ओर देखने लगे कि बेटा तुम क्या देख रहे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ मम्मी, आप तो बता रहे थे कि ये तो घोड़े के जैसे खाना खाते हैं, तो मनुष्य के जैसे खाना खाते, आपने तो गलत कहा था। देखिएगा, छोटे बच्चों के सामने बात करते आना चाहिए। छोटे बच्चे तुरंत हमारी बातों को कैसे लेते हैं और मुंहफट होते हैं, जबान पर पूरी वही बातें आ जाती जो उन्होंने सुनी है, उनके रोम रोम में भरी जाती है। तो देखिएगा ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ भी। मतलब देखिएगा कि जैसे रजिया का और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन यापन चल रहा है, तो इनकी जीवन यापन की जो प्रणाली है वो किस प्रकार से है। किंतु देखिएगा कि जैसे बचपन के जो बीज होते हैं ना, माँ ने तो बता दिया कि लेना नहीं है, अब उसमें जबरदस्ती उसकी मासी ने क्या किया, उसके हाथों में तो रख लिया, लेकिन मुंह से उन्होंने नहीं लगाया। मैंने कहा उसे खाओ ना, मतलब जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी को खाना खा रहे थे, कुतर कुतर कर उन्होंने बता दिया कैसे खाना खा रहे थे। तो यदि वो खा रहा है तो उन्होंने तुरंत बता दिया, अरे खाओ ना, खाती क्यों नहीं। तो क्या तुम्हारे घर में सब नहीं बनते हैं, छठ का व्रत नहीं होता, कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही। वो भी मुंह से नहीं, जरा सी गर्दन हिलाकर बात करते हैं ना, मतलब बात भी नहीं करते, ना भी नहीं कह पाते, बस केवल ना हाँ, वो भी अपनी गर्दन से। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की लटें हिल हिल उठती है और वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती है। जब उसकी माँ, अब देखिएगा कि यहाँ पर आए हम, रजिया है और उसकी माँ जो कि चूड़ियाहारीन है, चूड़ियों को बेच रही है, बेचारी नई खरीदारों की तलाश में आंगन से चली जाती है और रजिया भी उसके पीछे अभोली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वो चली, मैं जैसे कि उसके डोर में बंधा थोड़ी देर तक उसके ही घिसटता चला गया। एक अट्रैक्शन होता है मेरे प्यारे सहेलियों,
अट्रैक्शन कैसा कि जो वो छोटा सा बच्चा उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे पता है कि यह चुड़ियारिन है, एक आंगन में बैठती है, उस आंगन के परिवेश को एकत्रित कर लेती। गांव में अक्सर होता है, हमारे गांव में होता है, आपके सिटी में जलगांव में होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में तो आज भी यदि चूड़ियारिन आती है तो पूरे परिवेश की जो नारियां है वो एकत्रित आती है, चूड़ियों को लेती है और वो फिर से दूसरे परिवेश में वो चली जाती है। मतलब उसे द्वार द्वार तक जाने की जरूरत नहीं होती है, वह हर द्वार तक नहीं जाती बल्कि एक ही के द्वार पर, एक ही के आंगन में बैठती है और पूरे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाती है नारियां और अपनी अपनी पसंदीली चीज ले लेती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे चूड़ियारिन आई, रजिया की माँ वहां पर आई, मौसी के घर पर आवाज लगाई, सारी औरतें ने चूड़ियां ली। और जैसे कि पता ही है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी बचपन में वहीं पर उन्होंने अपने बैग को चौकी में डाल दिया और ठकियों को, टिटकी को खा रहे, और देखिएगा कि किस प्रकार से वो खाना खा रहे हैं उसे भी उन्होंने बताया। और छठ की पूजा में आपको पहले ही हमने बता दिया कि बिहार में छठ का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। तो जब वो ठेकुए उसे दे देती है, उसकी माँ से उसे ठेकुए दे देती है, तो निश्चित तौर पर छोटा सा बच्चा उसे सवाल करता है, क्या तुम्हारे घर में ये पूजा नहीं होती या तुम्हारे घर में ये होता नहीं है? तो वो जवाब देती ना, और मुंह से ही नहीं बल्कि केवल अपनी गर्दन हिलाकर, और उसके जो घुघराले बाल है वह उसके गालों पर आ जाते हैं और उससे गिरे हुए जो बाल है उसकी लटों को हिल उठते थे और उसे परेशानी से संभालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इस प्रकार की हमारी रजिया, और रजिया के साथ अटैच हो गए हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जी मैम, समझ में आया। आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। यस। जब उसकी माँ नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली तो रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली जैसे उसके डोर में बंधा थोड़ी दूर घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर चूड़ियारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। देखिए ना कितना अटैचमेंट उन दोनों का हो गया कि एक ही बार देखने के साथ साथ फिर वह अजस्र चूड़ियारिनों के मुंह पर उसकी भावुकता कैसे थी कि वह दोनों एक दूसरे की प्यार में, एक दूसरे के डोर में बनते चले जा रहे थे। और निश्चित ही तौर पर जब वो उसके पीछे 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 होकर चला तो निश्चित ही तौर पर यह होना आवश्यक ही था। तो चुड़ियारुनी के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ क्या बोली, रजिया की माँ उसके साथ क्या बोलती है, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की और मुखातिब होती है, मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मूड कर भागा, मतलब लज्जिया गए, ब्याह और एक मुसलमान से। अब रजिया की माँ ठटा रही थी, मतलब केवल वहां पर प्रयास कर रही थी कुछ हंसाने का ताकि वहां का माहौल चेंज हो जाए। उसे पता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि एक तो जातिगत भेदभाव वहां पर इतना प्रकांड पंडितों की तरीके का फैल रहा है कि नहीं हो सकती शादी दोनों की। पर फिर भी रजिया की माँ जानबूझकर उसे चिढ़ाती है केवल कि बबुआ क्या तू रजिया से शादी करेगा? और रजिया को भी पूछती है, रजिया ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? अब रजिया की माँ ठटा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़ कर देखा, रजिया चूड़ियारिन, और वो इसी गांव की रहने वाली थी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? पूजा सो गए क्या? यस मैम। जी मैम। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। आगे यस बढ़े। मैम। युतिका? यस मैम। यस मैम। ओके, रजिया चूड़ियारिन वो इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों के गांव में ही शादी हो जाती है ना। अब देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने बताया कि मुसलमानों के गांव में ही शादी हो जाती है। मतलब देखिएगा कि रिश्ते रिश्तों में ही उनकी शादियां तय की जाती है। जैसे मतलब
कैसे समझाए कि बुआ की लड़की है तो तुरंत उसे अपना ले। तो ये सारी चीजें उनके घरों पर चलती रहती है। तो और ये अच्छा न हुआ, मतलब और ये अच्छा भी हुआ कि क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय यही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। किनकी? दोनों की, मतलब वो रजिया और हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, बढ़ने पर पढ़ने के लिए मुझे शहर में जाना पड़ा। देखिए अट्रैक्शन देखिएगा कैसा होता है बचपन में, जिसे हमने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, ऐसा। और छुट्टियों में मैं जब जब भी आता, इधर रजिया तो पढ़ न सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे न रही, मतलब पढ़ न सकी लेकिन बढ़ने में, मतलब यौवनावस्था जितनी रामवृक्ष बेनीपुरी जी के शरीर पर दिखाई देती है उतने से ज्यादा शायद लड़कियों की यदि उम्र हम लोग देखते हैं तो लड़कियों का बहुत ज्यादा स्तर पर विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्दी विकास होता है लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा, मतलब बढ़ती ज्यादा है लड़कियां। और पढ़ने में रामवृक्ष बेनीपुरी जी तो अग्रसर थे ही। हमें पता ही है कि जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी, बहुत उन्हें पढ़ने का शौक था तो वो घर से बाहर निकल जाते पढ़ने के लिए। अब जैसे ही वो पढ़ने में मुझसे पीछे न रहे, कुछ दिनों तक वो अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरे। अभी उसी के सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के जो हाथ होते थे उन चूड़ियां पिनाने की कला वो जान गई थी, मतलब देखते देखते सीख गई थी उस कला को कि कैसे चूड़ियां पहनाई जाती है। आपके शायद आपने तो नहीं पहनी होगी, वहां से उनके चूड़ियाहारिनों से नहीं पहनते ना, मतलब यंग जनरेशन जो भी है ना, तो पता नहीं आप लोग पसंद करते हो या नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट यू नो दैट आपको पता होगा कि आपकी चाहत क्या है, आप कैसी चूड़ियों को पहनना पसंद करते हो। तो क्या आप ऐसे चूड़ियाहारिनों के साथ में, या आपने क्या कभी देखा भी है कि आपके घर में, आपके परिवेश में वो आती है औरत और सभी औरतें कैसे इकट्ठा हो जाती है और उसे पहनती है, ये सारी चीजें। तो देखिएगा कि जैसे रजिया की बात हम करते तो रजिया आज वो चिड़िया पहनाने की कला को जान गई थी कि कैसे पहनाया जाता है ना। मतलब कई बार हाथों पर भी डिपेंड करता है कि किसी के हाथ बड़े मुलायम होते हैं तो मुलायम हाथों में चूड़ी तुरंत चली जाती है, किसी के हाथ इतने हार्ड होते हैं कि न जाने कितनी चूड़ियां टूट जाती है, फट जाती है, मतलब होता है ऐसा। तो चूड़ियों का तो खचिया उसने नहीं लिया, लेकिन चूड़ियां पिनाने की कला जान गए। और उसके हाथ मुलायम भी थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की राय भी यही थी कि वो इसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती है। और उसकी माँ इससे प्रसन्न हुई कि जब तक रजिया चूड़ियां नहीं पिनाती वह नई नई खरीदारी नहीं फंसाती रहती। अब है ना, मतलब उसे तो अपना कार्य करना ही है, अपना पेट यदि पालना है तो नई नई खरीदारियों को तो उसे ढूंढना ही है। तो रजिया की माँ क्या करती, जब रजिया चूड़ियां पिनाती थी उन नई बहुओं को, तो नई नई खरीदारियों को पसंद, देखो ये चूड़ी कितनी अच्छी है, ये चूड़ी कितनी प्यारी है, ये चूड़ी तो बहुत अच्छी है, अभी अभी नई नई मार्केट में आई। इस प्रकार की कई चीजें वह बताती चली जाती थी और नई जो खरीदारी नहीं थी उनको फंसा देती थी रजिया की माँ। इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? जी मैम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपकी आज्ञा हो तो क्या हम लोग आगे बढ़े? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में भी और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह अब कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछते, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है। मैंने कहा है कि वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहां, क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती और मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वह भी नहीं महसूस करती, बस केवल सवाल पर सवाल। आप भी वैसे सवाल करते रहते होंगे शायद किसी से। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सवाल कर ले, वो आपके घर की नौकरानी भी हो सकती है कि क्या आप कॉलेज में जाते हो। देखिएगा अट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब कि जब हम लोग कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज में क्या क्या घटित होता है, कॉलेज कैसा होता है।